नाउ दिस इज किडनी पार्ट 1। सर्जिकल एनाटॉमी क्या होती है? किडनीज डेवलप कहाँ से होती है? मेटानेफ्रिक डक्ट से। ठीक है, कहाँ पे डेवलप होती हैं? इलियाक फोसा में। और वहाँ पे इलियाक फोसा में डेवलप होकर फिर ऊपर की तरफ जाती हैं लंबर रीजन में। जो लोअर एंड्स किडनी के हैं अगर वो फ्यूज्ड रह जाएं एडल्ट लाइफ में तो उसको हॉर्स शू किडनी बोलते हैं। और इस फ्यूजन के कारण ऊपर नहीं चढ़ पाती, वो लंबर रीजन में नहीं जा पाती, इलियाक फोसा में ही रह जाती हैं। एसेंट इज रिस्ट्रिक्टेड। कौन रिस्ट्रिक्ट करता है इस असेंट को? इंफीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स। किडनी नीचे ही रह जाती है इन द इलियक फोसा। अब एक फिजियोलॉजिकल लोबुलेशंस देखने को मिल सकती हैं एडल्ट किडनी में। ठीक है, लोबुलेशंस जिसको ड्रोमडेरी हम्प्स बोलते हैं। वेस्कुलर सप्लाई क्या होती है? रीनल आर्टरीज जो कि एब्डोमिनल आयोटा से आती हैं। एब्डोमिनल आयोटा और इंफीरियर वेना केवा दोनों सप्लाई करती हैं। एब्डोमिनल आयोटा इज लाइकली टू द लेफ्ट और इंफीरियर वेना केवा जो होती है वो राइट की तरफ होती है। एब्डोमिनल आयोटा इज टुवर्ड्स द लेफ्ट। लेफ्ट रीनल वेन जो होती है इंफीरियर वेना केवा से आती है, वो लंबी होती है। इसीलिए लेफ्ट किडनी जो होती है ना वो ट्रांसप्लांट्स में प्रिफर्ड डोनर किडनी होती है, क्योंकि लॉन्गर रीनल वेन होने के कारण एनास्टोमोसिस इज ईजियर इन लेफ्ट किडनी। टेस्टिकुलर वेन्स क्या होती हैं? वो लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन जो होती है वो डायरेक्टली लेफ्ट रीनल वेन में आके ड्रेन होती है, और राइट टेस्टिकुलर वेन जो है वो इन्फीरियर वेना केवा में ड्रेन होती है। इन्फीरियर वेना केवा इज टुवर्ड्स द राइट, एब्डोमिनल एओर्टा इज टुवर्ड्स द लेफ्ट। रीनल सेल कैंसर में क्या होता है? रीनल सेल कैंसर में रीनल वेन्स में आके जो कैंसरस सेल्स हैं वो टेस्टिकुलर वेन की और जो ओपनिंग है उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं। ठीक है, रीनल सेल कैंसर्स ग्रोज अलोंग द रीनल वेन, कैन ब्लॉक द लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन एंड कोज सेकेंडरी वेरिकोसील, वेरिकोसील करवा सकती हैं। नट क्रैकर सिंड्रोम क्या होता है? लेफ्ट रीनल वेन इज कंप्रेस्ड बिटवीन द सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी एंड आयोटा। तो ये आयोटा है और ये लेफ्ट रीनल वेन है, और यहाँ पे सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी होती है। तो दो आर्टरीज के बीच में ये वेन जो है वो बीच में दबी हुई है, इसके कारण इसको नट क्रैकर सिंड्रोम बोलते हैं। लेफ्ट रीनल वेन इज कंप्रेस्ड बिटवीन द सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी एंड आयोटा। रीनल कॉलर क्या होता है? इफ लेफ्ट रीनल वेन जो इंफीरियर वेना केवा से आ रही है वो स्प्लिट होके इस एब्डोमिनल आयोटा को इनसर्कल कर ले, इनकेस कर ले, तो उसको रीनल कॉलर बोलते हैं। रीनल एजेनेसिस, अगर किडनी बने ही ना, और ये 500 to 1000 लाइव बर्ड्स में एक केस देखने को मिलता है। यूजुअली एक किडनी नहीं बनती और ये एसोसिएटेड रहता है, एक साइड का यूरेटर भी नहीं बनता और आधा ब्लैडर भी नहीं बनता। हेमीट्राइगन ऑफ द ब्लैडर इज नॉट फॉर्म्ड एंड एजेनेसिस ऑफ द यूरेटर। और एक एड्रिनल ग्लैंड भी एब्सेंट हो सकती है। मेल्स में अनडिसेंडेंट टेस्टिस कैन बी सीन ऑन द सेम साइड ऑफ रीनल एजेनेसिस, और फीमेल्स में एब्सेंट फैलोपियन ट्यूब्स कैन बी सीन इन केस ऑफ रीनल एजेनेसिस। ना डुप्लीकेशन ऑफ यूरेटरिक सिस्टम, अगर यूरेटर्स जो हैं वो दो दो हो जाएं, डबल हो जाएं, डुप्लीकेशन हो जाए। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस विल बी इंट्रावीनस यूरोग्राम। वीगर्ट मेयर रूल क्या होता है इन डुप्लीकेशन ऑफ यूरेटरिक सिस्टम? जो यूरेटर जो है वो अपर पोल को ड्रेन कर रही है, द यूरेटर ड्रेनिंग द अपर पोल, ठीक है, एक्टोपिक यूरेटर विल ओपन मोर मीडियली एंड डिस्टली। जो ऊपर से लेके आ रही थी वो मोर मीडियली और डिस्टली ओपन होगी एक्टोपिक लोकेशन में, नॉर्मल से एक्टोपिक, एज कम्पेयर टू द नॉर्मल यूरेटर। इन मेल्स इट ओपन एट द यूरेथ्रा, मेल्स में यूरेथ्रा पे जाके ओपन हो जाती है और फीमेल्स में वजाइना में। तो यूरेटर सीधा यूरेथ्रा या वजाइना में जाके ओपन हो रहा है। इट इज विगर्ड मेयर रूल ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ यूरेटरिक सिस्टम। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगी डुप्लीकेशन में? मदर विल कंप्लेन दैट द फीमेल चाइल्ड हैज नेवर बीन ड्राई हो ही नहीं रही क्योंकि वजाइना में ड्रिबल हो रहा है कंटिन्यूसली। यूरिन ड्रिबल्स ऑल द टाइम वाया द वजाइना। पेशेंट कैन ऑल्सो पास यूरिन, नॉर्मली भी पास कर रही है। मोर प्रोन टू यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस यूरिन के कारण। मैनेजमेंट विल बी रीइम्प्लांटेशन ऑफ द एक्टोपिक यूरेटर। नॉर्मल सर्जिकल एनाटॉमी इज एंटीरियर से पोस्टीरियर जाते हैं तो VAP, आगे रीनल वेन होती है, उसके पीछे रीनल आर्टरी होती है और उसके पीछे रीनल पेल्विस होता है, VAP। ठीक है, माल रोटेटेड, डुप्लीकेशन ऑफ माल रोटेटेड पेल्विस। अगर माल रोटेटेड पेल्विस है और उसकी डुप्लीकेशन हो गई है तो उसमें ड्रूपिंग लिली साइन देखने को मिलता है, ड्रूपिंग लिली साइन, डुप्लीकेशन ऑफ माल रोटेटेड पेल्विस। देन पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, इन्फेंटाइल पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज भी हो सकती है और एडल्ट PCKD भी हो सकती है। इन्फेंटाइल जो होती है ऑटोसोमल रिसेसिव होती है, एडल्ट होती है ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है। इसमें कौन सा जीन इन्वॉल्व होता है? PKHD इन केस ऑफ इन्फेंटाइल, PKHD क्रोमोसोम 6 पे,
और इसमें PKD1 और PKD2, PKD1 ऑन क्रोमोसोम 16 एंड PKD2 ऑन क्रोमोसोम 4। और अडल्ट PCKD इज कंपैटिबल विद लाइफ, लेकिन इन्फेंटाइल PCKD है तो इट इज़ नॉट कंपैटिबल लाइफ ड्यू टू डेथ, ड्यू टू hepatic fibrosis happens in infantile PCKD. Adult PCKD, as the cysts enlarge, they press on the renal parenchyma and they hamper the kidney function. Clinical features will manifest in third decade of life, यानी 30 साल के बाद. Most common feature is hypertension due to increased pressure. There is hypertension. Pain is there, hematuria is there due to rupture of cyst. Rupture होने के कारण पेन और hematuria. प्रेशर इंक्रीज होने के कारण हाइपरटेंशन. मेल्स में जो है फास्टर प्रोग्रेशन होता है एंड 20% ऑफ PCKD पेशेंट्स कैन डेवलप यूरिक एसिड स्टोन्स इन द किडनी, यूरिक एसिड स्टोन्स. एक्स्ट्रा रीनल मैनिफेस्टेशंस कैन बी देयर. जो सिस्ट हैं वो कहीं और पे भी बन सकते हैं, जैसे लिवर में सिस्ट बन सकते हैं, विच इज़ द मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा रीनल मैनिफेस्टेशन ऑफ PCKD. स्प्लीन में सिस्ट बन सकते हैं, पैंक्रियाज में सिस्ट बन सकते हैं, लंग्स में सिस्ट बन सकते हैं, कोलोन में डाइवर्टिकुलम्स बन सकते हैं, डाइवर्टिकुलोसिस हो सकता है. माइट्रल वाल्व की थिनिंग के कारण वहाँ पे भी उसकी बलूनिंग के कारण माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स हो सकता है. इवन बलूनिंग इन द ब्लड वेसल्स ऑफ ब्रेन लाइक बेरी एन्यूरिज्म इन द सर्कल ऑफ विलिस वुज रप्चर कैन कॉज सब अरेक्नोइड हैमरेज. डायग्नोसिस ऑफ PCKD विल बी विद अल्ट्रासाउंड, जिसपे मल्टीपल सिस्ट दिखेंगे किडनी में. प्रीनेटल स्कैन अगर करते हैं PCKD के पेशेंट में, अगर यूनिलैटरल या फिर बायलैटरल 3 से ज़्यादा सिस्ट दिखें तो फिर PCKD का डायग्नोसिस होता है प्रीनेटल स्कैन पे. लेकिन अगर दोनों किडनी में 2 या 2 से ज़्यादा सिस्ट दिखें तो भी PCKD का डायग्नोसिस होता है प्रीनेटल स्कैन में. Renal functions are to be closely monitored in PCKD patient. Renal function deteriorates as the disease progresses. Course of the disease: there is gradual decline in renal function. The management will be long-term dialysis therapy will be done. Renal transplants can be done, and drugs, vasopressin receptor antagonist drugs can be given to PCKD patients. Rovsing procedure was done earlier. Rovsing procedure in PCKD patients, which was done earlier. Rovsing procedure. De-roofing the cysts in the hopes to reduce the pressure, but it was later found that this does not help. Rovsing procedure does not help. मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी क्या होता है? मल्टीपल सिस्ट होते हैं इसमें भी, डिस्प्लास्टिक होती है किडनी. मल्टीपल सिस्ट इन द किडनी यूनिलैटरल भी हो सकती है, बायलैटरल, लेकिन अगर बायलैटरल हुई तो इट इज़ नॉट कंपैटिबल विद लाइफ एंड इट प्रेजेंट्स एट बर्थ एज एन एब्डोमिनल लंप. रैपिड प्रोग्रेशन हो जाता है रीनल फेलियर की तरफ. अडल्ट्स में कंजर्वेटिवली मैनेज करते हैं, और अगर रीनल फंक्शन में डिक्लाइन हो रहा हो तो डायलिसिस करते हैं या ट्रांसप्लांटेशन करते हैं. मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी. हॉर्स शू किडनी क्या होती है? लोअर एंड्स ऑफ द किडनीज आर फ्यूज्ड. नॉर्मल असेंट ऑफ द किडनी डज नॉट टेक प्लेस टू द लंबर रीजन. Ascent is restricted by inferior mesenteric vessels. Fused portion lies at the level of L3 L4 पे ही रुक जाता है. क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? मेजॉरिटी आर एसिम्प्टोमेटिक विद इंसिडेंटल डिटेक्शन. पाल्पेबल मास दिखता है L3 L4 कुछ पेशेंट्स में. एंड हॉर्सशू किडनी इज मोर प्रोन टू इन्फेक्शंस स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. किंकिंग ऑफ द यूरेटर कैन हैपन. किंकिंग ऑफ द यूरेटर है जिसके कारण पेन हो सकता है. हाइड्रोनेफ्रोसिस या फिर स्टोन फॉर्मेशन इन द यूरेटर, ठीक है, इन द किडनी. हाइड्रोनेफ्रोसिस या फिर स्टोन फॉर्मेशन हो सकता है जिसके कारण पेन होता है. ये सब क्यों हुआ? हाइड्रोनेफ्रोसिस और स्टोन फॉर्मेशन ड्यू टू किंकिंग ऑफ द यूरेटर ड्यू टू अबनॉर्मल शेप्ड किडनी. डायग्नोसिस इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस रहेगा इंट्रावीनस यूरेट्रोग्राम, इंट्रावीनस यूरोग्राम, और फ्लावर वेज अपीयरेंस दिखेगी या फिर हैंडशेक साइन दिखेगा. CT स्कैन कैन ऑल्सो बी डन. मैनेजमेंट विल बी, अगर एसिम्प्टोमेटिक है तो नो मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड. अगर हाइड्रोनेफ्रोसिस है या माल रोटेटेड पेल्विस है विद स्टोन फॉर्मेशन तो पाइलोप्लास्टी विल बी डन. इफ देर इज हाइड्रोनेफ्रोसिस और माल रोटेटेड पेल्विस विद स्टोन फॉर्मेशन, पाइलोप्लास्टी इज डन. द फ्यूज्ड पोर्शंस आर नेवर कट, कभी कट नहीं करेंगे इनको, because it can cause devascularization of both the lower ends of the kidneys. But exception is there. कब कट कर सकते हैं lower ends को? If horseshoe kidney with symptomatic abdominal aortic aneurysm is there. Symptomatic abdominal aortic aneurysm, then we can cut. हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या होता है? एसेप्टिक
नो इन्फेक्शन बट डायलेटेशन ऑफ द पेल्वी कैलिशियल सिस्टम, उसकी डायलेटेशन होगी ड्यू टू इंटरमिटेंट पार्शियल और कंप्लीट ब्लॉकेड टू द फ्लो ऑफ यूरिन, पार्शियल और कंप्लीट ब्लॉकेड, इंटरमिटेंट ब्लॉकेड टू द फ्लो ऑफ यूरिन, जिसके कारण पेल्विक कैलिशियल सिस्टम डायलेट हो रहा है. इट कैन बी यूनिलैटरल और बायलैटरल. Causes of unilateral hydronephrosis. It can be intraluminal cause, it can be intramural or the within the wall of the ureters, or it can be extraluminal causes. Intraluminal causes में most common cause of acquired hydronephrosis is renal stones के कारण obstruction हो रही है. Sloughed papillae will be seen. It happens in diabetes mellitus patient and analgesic abuse patient. Intraluminal renal stones, sloughed papillae, diabetes mellitus and analgesic abuse. Intramural within the wall, most common congenital cause is PUJ obstruction, pelviureteric junction obstruction, functional obstruction हो जाती है, ठीक है, not a physical obstruction, not a mechanical obstruction. Transitional cell carcinoma of the pelvis or ureter, उसके कारण obstruction हो सकती है, या फिर ureterocele होगी है, dilatation of the ureter itself, तो उसको बोलते हैं इंट्राम्यूरल causes. PUJ obstruction, transitional cell carcinoma, ureterocele. एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कोजेस हो सकते हैं, एबरेंट रीनल वेसल्स हैं, रीनल वेसल्स आर एबरेंट, या फिर रेट्रो केवल यूरेटर है, इन्फीरियर वेना के केवा के पीछे है यूरेटर, या रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस है, या फिर रेट्रोपेरिटोनियल सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा है, या यूट्राइन कैंसर है, या कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स, कोलन, प्रोस्टेट या रेक्टम, इनकी कैंसर्स, या रेट्रोपेरिटोनियल सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा है, रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस, रेट्रोकेवल यूरेटर, एबरेंट रीनल वेसल्स, ये सब एक्स्ट्रा लिमिनल कोज है हाइड्रोनेफ्रोसिस के. PUJ विच इज़ अ पेल्विक यूरेट्रिक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन, जो कि इंट्राम्यूरल कोज ऑफ हाइड्रोनेफ्रोसिस है. इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस ऑफ हाइड्रोनेफ्रोसिस विल बी मैग-3 स्कैन एंड इट कैन असेस द फंक्शन लेफ्ट इन द किडनी. जो रेजिडुअल फंक्शन है किडनी का उसको असेस करने के लिए मैग-3 स्कैन इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस. मैनेजमेंट ऑफ सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स विल बी एंडरसन हाइनीज डिसमेंबर्ड पाइलोप्लास्टी, ठीक है, पाइलोप्लास्टी इज डन सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स में, जिसका नाम है एंडरसन हाइनीज डिसमेंबर्ड पाइलोप्लास्टी, ऐसे करते हैं. ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा ऑफ द यूरेटर, जो कि इंट्राम्यूरल कोज है. इन इंट्रावीनस यूरोग्राम शोज गोबलेट साइन, गोबलेट साइन देखने को मिलता है रेट्रोग्रेड यूरेट्रोग्राफी पे, इंट्रावीनस यूरोग्राम पे, ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा के पेशेंट में. यूरेट्रोसील क्या होता है? डायलेटेशन ऑफ द टर्मिनल एंड्स ऑफ द यूरेटर, टर्मिनल एंड्स डायलेट करके, जिसके कारण साइन देखने को मिलता है कोबरा हेड साइन या फिर एडर हेड साइन, एंड इट इज बायलेटरल इन 10% पेशेंट्स. इंट्रावीनस यूरोग्राम शोज कोबरा हेड और एडर हेड साइन, यूरेटरसील हैपन्स, जिसके कारण इंट्राम्यूरल हाइड्रोनेफ्रोसिस हैपन्स. इट इज सीन मोर कॉमनली इन फीमेल्स देन मेल्स. मैनेजमेंट इज एक्सिजन ऑफ द टर्मिनल एंड and reimplantation of the ureter. Endoscopic surgery can be done, but it has high chances of reflux. Endoscopic surgery करी जा सकती है, लेकिन उसमें reflux के chances बढ़ जाते हैं. Aberrant renal vessels, which is an extra luminal cause of hydronephrosis. It is usually unilateral. Aberrant renal vessels हैं, and they compress the pelvis or ureter from outside. We will never cut the aberrant vessels for treatment because it can devascularize a portion of the kidney. The management will be pyeloplasty. Retrocaval ureter is also an extraluminal cause of hydronephrosis. राइट साइडेड यूरेटर जो है, अगर वो इन्फीरियर वेना केवा के पीछे से जा रहा है तो रेट्रोकेवल यूरेटर है. इंट्रावेनस यूरोग्राम विल शो अ फिश हुक साइन और अ रिवर्स जे साइन. मैनेजमेंट विल बी लेटरलाइजेशन ऑफ द यूरेटर. वी विल लेटरलाइज द यूरेटर. अगर लेटरलाइजेशन फेल हो जाए देन वी विल डू अ यूरेट्रिक अनास्टोमोसिस. यूरेट्रोस्टोमी is done after cutting the segment. जोड़ देंगे. Retroperitoneal fibrosis is also extraluminal cause of hydronephrosis. It is also known as Ormond's disease. ठीक है. The causes are idiopathic or drug-induced retroperitoneal fibrosis like methisergide and bromocriptine. The fibrosis can be due to IgG4 mediated disease, and it is then associated with Dupuytren's contracture and Peyronie's disease. Post radiotherapy also retroperitoneal fibrosis can happen, and this is called as Ormond's disease. First structures to be involved in fibrosis will be ureters, और इंट्रावेनस यूरोग्राम पे हमें मेडन्स वेस्ट एनोमली दिखेगी, ठीक है, नैरो वेस्ट की तरह दिखेगा.
क्योंकि जो दोनों यूरेटर्स हैं वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं। नेडेंस वेस्ट एनोमली, द यूरेटर्स कम क्लोज टू ईच अदर ड्यू टू फाइब्रोसिस। ठीक है, अगर यहीं पे सार्कोमा होता तो फिर यूरेटर्स दूर चले जाते एक दूसरे से। प्रेजेंस ऑफ सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा वुड हैव स्प्लिट द यूरेटर्स अपार्ट। मैनेजमेंट विल बी डबल जे स्टेंट्स इन केस ऑफ फाइब्रोसिस। डबल जे स्टेंट्स यूज करते हैं। स्टीरॉइड्स कैन बी गिवन एंड मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी कॉजेटिव फैक्टर कैन बी डन। डबल जे स्टेंट्स, स्टीरॉइड्स। बायलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस के कॉजेज क्या होते हैं? यूनिलेटरल के तो हमने देख लिया। बायलेटरल में हो सकता दोनों किडनीज के इंडिविजुअल यूनिलेटरल कॉजेज कैन ऑल्सो लीड टू बायलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस। कैन बी ड्यू टू कॉजेज बियॉन्ड द ओपनिंग ऑफ द यूरेटर्स। ठीक है, ब्लैडर में जहाँ यूरेटर्स ओपन हो रहे हैं उसके बाद कोई रीज़न हो सकता है, जैसे बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व्स, phimosis which leads to inability to retract the foreskin, and meatal stenosis. This all can lead to hydronephrosis of bilateral type. इंट्रावीनस यूरोग्राम इन हाइड्रोनेफ्रोसिस। नॉर्मल किडनी पे जो कैलाइसिस होते हैं ना वो कप शेप्ड होते हैं नॉर्मल किडनीज में, लेकिन हाइड्रोनेफ्रोसिस में इनिशियली देयर इज ब्लंटिंग एंड देन क्लबिंग ऑफ द कैलाइसिस हैपन्स। सो नॉर्मली कप शेप्ड कैलाइसिस आर देयर बट क्लब शेप्ड इन हाइड्रोनेफ्रोसिस। मैनेजमेंट क्या होगी हाइड्रोनेफ्रोसिस की? रीनल फंक्शन एनालिसिस करना पड़ेगा फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट। मैनेजमेंट करने के लिए उससे पहले हमें रीनल फंक्शन कितना बचा हुआ है वो चेक करना होगा। तो उसके लिए हम कुछ रीनल आइसोटोप स्कैन्स करते हैं जो कि 3 हैं। DMSA फॉर स्ट्रक्चरल एनालिसिस टू असेस द स्ट्रक्चर और स्कारिंग ऑफ द किडनीज, DMSA, और डिटोवा और मैग3 स्कैन फॉर फंक्शन ऑफ द किडनी। मैग3 स्कैन इज बेस्ट टू असेस द फंक्शन आउट ऑफ द 2। द स्कैन्स शो कि कितनी डाई जो है या फिर कितना जो कॉन्ट्रास्ट है वो किडनीज ले रही हैं और कितना एलिमिनेट कर रही हैं। आइसोटोप स्कैन से जो पैरामीटर्स हमें ऑब्टेन होते हैं वो है टोटल GFR और डिफरेंशियल GFR। ठीक है, डिफरेंशियल GFR इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल किडनीज टू द टोटल GFR। DMSA स्कैन पे हमें स्ट्रक्चर और स्कारिंग दिखती है रीनल किडनीज की, जिसमें एंटीरियर पोस्टीरियर, राइट एंटीरियर ओब्लिक, लेफ्ट पोस्टीरियर ओब्लिक, ऐसे व्यूज़ देखने को मिलता है जिससे हम स्ट्रक्चर को एसेस कर सकते हैं। फिर मैनेज कैसे करेंगे? अब हमने देख लिया कि कितना रीनल फंक्शन बचा हुआ है, ठीक है, किडनीज का, विद हेल्प ऑफ रीनल आइसोटोप स्कैन्स, DMSA, डिटोवा एंड मैग3 स्कैन्स। अब हम उस फंक्शन के बेसिस पे अगर 20% से ज़्यादा फंक्शन बचा हुआ है, ठीक है, यानी कि 20% से ज़्यादा टोटल GRF में किडनी कंट्रीब्यूट कर रही है, हाइड्रोनेफ्रोटिक किडनी, इट कंट्रीब्यूट्स टू मोर देन 20% टू द टोटल GRF, देन वी विल सेव द किडनी। ठीक है, और जो प्राइमरी अब नॉर्मेलिटी है जिसके कारण हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रहा है उसको भी मैनेज करेंगे। अगर हाइड्रोनेफ्रोटिक किडनी जो है वो 10 से 20% GFR को कंट्रीब्यूट कर रही है तो फिर हम नेफ्रोस्टमी करेंगे, यानी किडनी की एक दूसरी ट्यूब बना देंगे और उसको फिर बैक ऑफ द स्किन ऑफ द बैक पे ओपन कर देंगे। मैनेजमेंट ऑफ द प्राइमरी अब नॉर्मेलिटी विल बी डन। अगर फंक्शन इंप्रूव कर रहा है नेफ्रोस्टमी के बाद तो हम किडनी को सेव रखेंगे, लेकिन अगर चेंज नहीं हो रहा है, फंक्शन डिटोरियोरेट हो रहा है, तो फिर उस किडनी को सेव करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हाइड्रोनेफ्रोटिक किडनी जो है वो लेस देन 10% कंट्रीब्यूट कर रही है टोटल GFR में, देन वी विल रिमूव द किडनी, वी विल डू नेफ्रेक्टमी इन केस ऑफ हाइड्रोनेफ्रोसिस। व्हाट आर रीनल स्टोन्स? अब कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट, सैचुरेशन प्रोडक्ट और फॉर्मेशन प्रोडक्ट। कंसंट्रेशन प्रोडक्ट है जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर। सैचुरेशन प्रोडक्ट है जो मैक्सिमम अमाउंट आ सकता है सॉल्यूशन के अंदर विदाउट प्रेसिपिटेटिंग। फॉर्मेशन प्रोडक्ट है मैक्सिमम सॉल्यूट जो आ सकता है आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द स्टोन इनहिबिटिंग फैक्टर्स, उसको इंक्लूड करने के बाद जो मैक्सिमम सॉल्यूट आ सकता है, ठीक है, और उसके बाद फिर स्टोन बन जाएगा। ठीक है, तो 3 प्रोडक्ट्स हैं, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट जो अमाउंट प्रेजेंट है, सैचुरेशन प्रोडक्ट और फॉर्मेशन प्रोडक्ट। स्टोन इनहिबिटिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो सिट्रेट होता है और टैम हॉर्सफॉल प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, तो अगर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट यानी अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्यूशन वो ज़्यादा हो जाए फॉर्मेशन प्रोडक्ट से, मतलब जितना हैंडल कर सकती थी किडनी, ठीक है, तो फिर स्टोन बन जाएगा। मोस्ट कॉमन स्टोन जो होते हैं रीनल स्टोन्स वो कैल्शियम ऑक्सैलेट स्टोन्स होते हैं एंड दे आर फॉर्म्ड इन एसिडिक यूरिन। एल्कलाइन यूरिन में सिर्फ एक तरह के स्टोन्स बनते हैं जिनको बोलते हैं जो स्ट्रूवाइट स्टोन, स्टैगहोर्न स्टोन, ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन्स होते हैं, वो एल्कलाइन यूरिन में बनते हैं, लेकिन एसिडिक यूरिन में मोस्ट ऑफ द स्टोन्स बनते हैं। कैल्शियम ऑक्सैलेट भी उन्हीं में से एक है। क्रिस्टल्स ऑफ मोनोहाइड्रेट स्टोन्स और डाईहाइड्रेट स्टोन्स, दोनों तरह के स्टोन्स हो सकते हैं कैल्शियम ऑक्सैलेट के। मोनोहाइड्रेट स्टोन्स जो होते हैं वो डबल शेप्ड होते हैं, डाईहाइड्रेट स्टोन्स जो होते हैं वो एनवेलप शेप्ड होते हैं।
monohydrate are more hard. So crystals of monohydrate calcium oxalate stones are dumbbell shaped and very hard stones. Crystals of dihydrate stones are envelope shaped. और इनको मलबरी स्टोन्स भी बोलते हैं एनवेलप वाले को, क्योंकि इसमें स्पाइकुलेटेड मार्जिन्स प्रेजेंट रहते हैं जो मलबरी की तरह दिखते हैं. एंड देर इज अर्ली पेन एंड हिमैचुरिया ड्यू टू दिस स्पाइकुलेटेड मार्जिन्स, पेन एंड हिमैचुरिया. रेडियो ओपेक होते हैं. रेडियो ट्रांसल्यूसेंट जो होते हैं वो यूरिक एसिड स्टोन्स होते हैं. पेन एंड हिमैचुरिया इज सीन. रिकरेंट कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स हैं तो क्या करेंगे, हम डाइटरी एडवाइस देंगे पेशेंट को टू प्रिवेंट फर्दर एपिसोड्स, कि पेशेंट फैट कंटेंट कम करे डाइट में और कैल्शियम इंटेक बढ़ाए. कैल्शियम इंटेक क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि कैल्शियम जो है ना वो गट में ऑक्सलेट्स के साथ चिलेट कर लेगा और ऑक्सलेट्स को अब्जॉर्ब नहीं होने देगा, जिसके कारण ब्लड में ऑक्सलेट लेवल्स बढ़ेंगे नहीं, स्टोन बनेगा नहीं. सो इंक्रीज कैल्शियम इंटेक इन डाइट. मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सलेट्स आर चिलेटेड इन द गट, लेस अब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सलेट्स. Large doses of pyridoxine are given to the patient of calcium oxalate stone. Cholestyramine is also helpful because it binds oxalate in the gut and reduces the incidence. फिर दूसरे हैं ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन्स. ये अल्कलाइन यूरिन में बनते हैं. स्टैगहोर्न स्ट्रोवाइट स्टोन्स भी बोलते हैं. ट्रिपल फॉस्फेट क्यों, कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट स्टोन्स. ठीक है, फॉर्म्ड इन अल्कलाइन यूरिन, इन्फेक्शन के बाद बनते हैं, प्रोटियस इन्फेक्शन के बाद. क्रिस्टल्स आर कॉफिन लिड शेप्ड. स्मूथ डर्टी वाइट सरफेस रहता है इनिशियली और इंक्रीज होता है साइज में बिफोर बिकमिंग सिम्टोमेटिक. रिकरेंट ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन है तो इसमें हम डाइटरी मैनेजमेंट नहीं करेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे विद हेल्प ऑफ एसिटोहाइड्रोक्सामिक एसिड. एसिटोहाइड्रोक्सामिक एसिड इन केस ऑफ स्ट्रोवाइट स्टोन्स. फिर है सिस्टीन स्टोन. ये भी रेडियोपेक स्टोन है. वेरी हार्ड क्रिस्टलाइन लैटिस है, बहुत हार्ड होते हैं सिस्टीन भी, लाइक मोनोहाइड्रेट कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स. क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है सिस्टीन स्टोन्स की. वेरी हार्ड टू ब्रेक बाय ESWL, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, उससे ब्रेक करना आसान नहीं होता. इट इज सीन इन सिस्टीन यूरिया, सिस्टीन अगर एक्सक्रीट हो रहा है यूरिन में. रिकरेंट स्टोन्स आर मैनेज्ड विद, कौन सी ड्रग होती है सिस्टीन स्टोन में, डी पेनिसिलामिन. एसिटोहाइड्रोक्सामिक इन स्ट्रोवाइट स्टोन्स. डाइटरी एडवाइस इन कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन. अब माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस वेरियस स्टोन्स की. ये कॉफिन लिड शेप है तो स्ट्रोवाइट स्टैगोन स्टोन्स में, ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन्स में रेडियो ओपेक होते हैं, अल्कलाइन यूरिन में बनते हैं, रेक्टेंगुलर कॉफिन लिड अपीयरेंस होती है, एसोसिएटेड विद यूरिया स्प्लिटिंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्रोटियस. सिस्टीन स्टोन सिस्टीन यूरिया में देखने को मिलते हैं, रेडियो ओपेक होते हैं, हेक्सागोनल शेप्ड होते हैं, एसिडिक यूरिन में देखने को मिलते हैं, वेरी हार्ड होते हैं. यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जो होते हैं वे रेडियो ल्यूसेंट होते हैं. ठीक है, ये रेडियो ल्यूसेंट है. इट इज इन एसिडिक यूरिन में देखने को मिलते हैं. वेरियस शेप्स होती हैं, रोम्बोइड शेप, पैरेललोग्राम्स. कैल्शियम ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट या फिर डाइहाइड्रेट क्रिस्टल्स. मोनोहाइड्रेट हैं तो डम्बल शेप, डाइहाइड्रेट हैं तो एनवेलप शेप्ड. रेडियो ओपेक होते हैं, हार्ड होते हैं बहुत. एसिडिक यूरिन में देखने को मिलते हैं, डबल शेप्ड या एनवेलप शेप्ड, मोस्ट कॉमन टाइप होते हैं. फिर अमोनियम यूरिएट क्रिस्टल्स होते हैं. दीज आर रेडियोलिसेंट ऑल्सो लाइक यूरिक एसिड क्रिस्टल्स एंड दे आर एसोसिएटेड विद लैक्सेटिव अब्यूज़. एनाल्जेसिक अब्यूज़ में कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स देखने को मिलते हैं और लैक्सेटिव अब्यूज़ में अमोनियम यूरेट स्टोन्स देखने को मिलते हैं. फिर यूरिक एसिड स्टोन्स, मोस्ट कॉमन रेडियोल्यूसेंट स्टोन्स हैं ये. ठीक है, क्रिस्टल्स अपीयर लाइक ग्लास शार्ड्स की तरह दिखते हैं, ग्लास शार्ड्स. फॉर्म्ड इन एसिडिक और नॉन इन्फेक्टेड यूरिन. सीन इन कंडीशंस विद, कौन सी कंडीशंस में यूरिक एसिड रिलीज होता है, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम और गाउट, उसमें देखने को मिलेंगे. रिकरेंट यूरिक एसिड स्टोन्स हैं तो उसको मैनेज करते हैं एलोपेरिनॉल से. कुछ रेयर टाइप्स ऑफ स्टोन्स होते हैं जैसे ब्रिक रेड कलर के कुछ स्टोन्स होते हैं, जेंथाइन स्टोन्स. ट्राइमटेरिन स्टोन्स आर ऑल्सो देयर, इंडिनावर स्टोन्स आर ऑल्सो देयर. ये तीनों स्टोन्स रेडियोल्यूसेंट हैं, अमोनियम यूरेट क्रिस्टल्स की तरह, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स की तरह ये भी रेडियोल्यूसेंट हैं. जेंथिन्स, ट्राइमटेरिन्स एंड इंडिनावर्स. क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगी रीनल स्टोन में, एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है लेकिन मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन होगी पेन. फिक्स्ड रीनल पेन होगा, अगर रीनल एंगल पे अगर फिक्स्ड रीनल पेन हो रहा है, इट शोज डिस्टेंशन ऑफ द रीनल कैप्सूल. ठीक है, कोली की पेन अगर हो रहा है देन दैट डिपेंड्स ऑन साइट ऑफ द स्टोन. रीनल पेल्विस और अपर यूरेटर में अगर स्टोन है तो लोइन टू ग्रोइन टाइप ऑफ पेन दिखेगा. थ्रू द अपर यूरेटर द पेशेंट कैन ऑल्सो हैव पेन अलोंग द ऑब्चुरेटर नर्व रेडियस टू द इनर एस्पेक्ट ऑफ द थाई यानी टुवर्ड्स द ग्रोइन. ठीक है, ऑब्चुरेटर नर्व के थ्रू. फिर अगर अपर या मिड यूरेटर में स्टोन है तो पेन कैन रेडिएट अलोंग द इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व और लोअर यूरेटर में पेन कैन रेडिएट अलोंग द इलियो इंग्वाइनल नर्व.
ठीक है। इम्पैक्टेड इन द इंट्राम्यूरल पोर्शन, अगर इंट्राम्यूरल पोर्शन में यानी वॉल के अंदर इम्पैक्ट कर जाए तो उसके कारण हिमैचुरिया हो सकता है, स्ट्रैंगरी हो सकती है। स्ट्रैंगरी मतलब इंटेंस पेनफुल अर्ज, यूरिन पास करने की अर्ज, इंटेंस पेनफुल हिमैचुरिया के साथ। लेकिन एक दो ड्रॉप ही यूरिन की आएंगी, वो भी ब्लडी यूरिन आएगा क्योंकि इंट्राम्यूरल इम्पैक्ट हो गया है स्टोन, स्ट्रैंगरी बोलते हैं इसको। पेशेंट कैन प्रेजेंट विद डिटल क्राइसिस ऑल्सो। डिटल क्राइसिस क्या होता है, जिसमें जो किडनी की कैप्सूल है वो ही डिस्टेंड करना शुरू हो जाती है, जिसके कारण रीनल एंगल पे पेन महसूस होता है। सो स्टोन एट द पेल्विस कैन ब्लॉक द यूरिन फ्रॉम ड्रेनिंग इनटू द यूरेटर, यूरेटर में ही नहीं जा पा रहा, पूरा किडनी में एक्यूमुलेट होने लगा। इट कॉजेज डिटल क्राइसिस कॉजिंग द यूरिन टू एक्यूमुलेट इन द किडनी, डिस्टेंशन ऑफ द किडनी कैप्सूल, पेशेंट कम्स विद पेन एट रीनल एंगल एंड पाल्पेबल स्वेलिंग इज प्रेजेंट देयर। अगर स्टोन जो अपनी पोजीशन शिफ्ट कर ले तो यूरिन जो एक्यूमुलेटेड था वो सारा बाहर फ्लो आउट हो जाता है और स्वेलिंग सबसाइड कर जाती है और पेशेंट पासेस लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाइल्यूट यूरिन। डिटल क्राइसिस, पेन एट द रीनल एंगल, पाल्पेबल स्वेलिंग, swelling subsides because patient passes large amounts of dilute urine when the stone shifts its position, can present with hematuria. इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या रहता है, NCCT ऑफ एब्डोमेन या NCCT KUB, ठीक है। अल्ट्रासाउंड KUB इज़ नॉट सेंसिटिव फॉर लोअर पार्ट ऑफ यूरेटर बिकॉज ये हाइड हो जाता है, जो बाउल गैस है इसके आगे वो इसको हाइड कर लेती है, तो अल्ट्रासाउंड KUB इज़ नॉट सेंसिटिव फॉर द लोअर पार्ट ऑफ यूरेटर। मैनेजमेंट विल बी, अगर एसिम्प्टोमेटिक है और स्टोन 5 से 6 mm से कम है तो ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन अगर 5 से 6 mm से ज़्यादा है या फिर सिम्प्टोमेटिक पेशेंट है तो फिर एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी करते हैं। ब्लास्ट वेव डायनामिक्स पर बेस्ड होता है ESWL। अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज होती हैं जो कि टारगेट करी जाती हैं स्टोन की तरफ और स्टोन को स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में शैटर कर देती हैं ये वेव्स। पेशेंट को बहुत स्टिल लाई करना होगा। डोर्नियर apparatus इज यूज्ड विच इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट apparatus। द शैटर्ड स्टोन्स आर गोइंग टू ट्रेवल डाउन द यूरेटर एंड कम आउट इन द यूरिन। कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, पेन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हो रही हैं उसके कारण पेन हो सकता है, हिमैचुरिया देखने को मिल सकता है। स्टोन स्ट्रीट विल बी सीन। स्टोन स्ट्रीट मतलब पूरे यूरेटर में हमें स्टोन्स की फ्रैगमेंट्स दिखेंगी। मल्टीपल फ्रैगमेंट्स आर जनरेटेड एंड इट क्लॉक्स द यूरेटर। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज स्टीन स्ट्रासे या फिर स्टोन स्ट्रीट, ठीक है। तो स्टोन स्ट्रीट मतलब स्ट्रासे, तो स्टोन स्ट्रीट, स्टीन स्ट्रासे। ESWL करा, शैटर्ड स्टोन फ्रैगमेंट्स पास डाउन थ्रू द यूरेटर एंड कैन क्लॉक द यूरेटर। मल्टीपल सेटिंग्स जरूरी होंगी अगर बड़ा स्टोन है तो, ठीक है, और उसके लिए फिर पेशेंट की कंप्लायंस भी नेसेसरी होगी। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होंगी ESWL की, अगर प्रेग्नेंट फीमेल है तो ESWL नहीं करेंगे, द वेव्स कैन बी हार्मफुल टू द बेबी। अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं तो ब्लीडिंग हो सकती है इससे, तो फिर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में नहीं करेंगे। स्टोन अगर बड़ा है 1.5 सेंटीमीटर से तो हम यूज़ नहीं करेंगे, 5 से 6 mm से बड़ा है तो यूज़ करते हैं। प्रेजेंस ऑफ अ कार्डियक पेस मेकर अगर प्रेजेंट है तो नहीं करेंगे यूज़। चिल्ड्रन में नहीं करेंगे यूज़ क्योंकि चिल्ड्रन विल नॉट लाई स्टिल। ओबीज पेशेंट्स में डिलीवरी ऑफ द अल्ट्रासाउंड वेव्स इज अ चैलेंज, तो उसमें यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर बहुत हार्ड स्टोन है जैसे सिस्टीन स्टोन है या फिर कैल्शियम ऑक्सैलेट मोनोहाइड्रेट स्टोन है उसमें यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर ऑब्स्ट्रक्टेड सिस्टम हमारे मान लो यूरेटर में ऑब्स्ट्रक्शन है तो यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये फ्रैगमेंट्स आगे मूव नहीं कर पाएंगी। अगर लोअर कैलिक्स स्टोन है तो जो फ्रैगमेंट्स हैं उनको एंटी ग्रेविटी मूव करके जाना पड़ेगा, उसमें फिर कोई यूज़ नहीं होगा क्योंकि मूव कर ही नहीं पाएंगे एंटी ग्रेविटी में। अगर ESWL कॉन्ट्राइंडिकेटेड है तो कौन से ऑप्शंस हमारे पास बच जाते हैं। PCNL परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी, स्किन के थ्रू जाके पैरेन्काइमा को रप्चर करके स्टोन के पास जाके उसको तोड़ देते हैं। अंडर इमेज गाइडेंस a guide wire is inserted next to the stone, nephroscope is inserted and the stone is shattered, parenchyma has to be punctured in this. Complications are bruising, hematuria, colonic injury हो सकती है, pleural injury हो सकती है, pneumothorax हो सकता है, splenic injury हो सकती है। तो स्किन के थ्रू पहले गाइड वायर, उसके ऊपर फिर नेफ्रोस्कोप इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर तोड़ देते हैं। प्रिफर्ड इन एन ऑब्स्ट्रक्टेड सिस्टम अगर है तभी ये PCNL को हम प्रिफर करते हैं। डायलेटेड कैलिसिस मेक्स इट ईजियर टू पंक्चर द एरिया, ठीक है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टेड सिस्टम में जो कैलिसिस हैं वो डायलेट हो जाते हैं और पंक्चर करना आसान होता है एरिया को, तो PCNL इज प्रिफर्ड देयर। दूसरा ऑप्शन जो है ESWL अगर फेयर हो जाए तो URS और RIRS।
यूआरएस में क्या होता है, यूरेट्रोस्कोपिक रिमूवल ऑफ द स्टोन, यानी यूरेटर के थ्रू जाके, यूरेट्रोस्कोप ले जाके हम रिमूव कर रहे हैं स्टोन को। या फिर RIRS यानी कि रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी, ठीक है, इंट्रारीनल सर्जरी, रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी, रिमूवल ऑफ द स्टोन फ्रॉम द किडनी, ठीक है। अगर यूरेटर में स्टोन है तो यूरेट्रोस्कोपिक रिमूवल कर सकते हैं, और अगर किडनी में है तो रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी कर सकते हैं गोइंग थ्रू द यूरेटर। डोर्मिया बास्केट यूज होती है टू रिट्रीव द स्टोन। डोर्मिया बास्केट कैसी होती है, डोर्मिया बास्केट ऐसी होती है। डोर्मिया बास्केट एंड यूरेट्रोस्कोपिक रिमूवल। Basket is introduced past the stone, then it is opened, and then it is ready for withdrawal of the stone, ठीक है। तो ये था URS, RIRS और PCNL और ESWL। Lasers can also be used to shatter the stones, होल्मियम लेज़र, होल्मियम याग लेज़र, ठीक है। फिर ये था किडनी स्टोन्स। अब अगर यूरेटर में स्टोन है या फिर ब्लैडर में स्टोन है तो क्या करते हैं। यूरेटरिक स्टोन है, इट कैन बी पिक्ड इन NCCT, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर यूरेटरिक स्टोन इज NCCT। किडनी स्टोन में भी NCCT था। एक्सरे KUV कैन ऑल्सो बी डन। डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ यूरेटरिक स्टोन्स विल बी, हो सकता है वो यूरेटरिक स्टोन ना हो, फॉरेन बॉडी हो, या इंजेस्टेड पिल हो जो बावल में दिख रही हो, या फिर कैल्सिफिक 12th रिब हो, ठीक है। गोल ब्लैडर स्टोन हो सकता है यूरेट्रिक ना होके। इन अ लेटरल व्यू गोल ब्लैडर स्टोन्स विल बी एंटीरियर एंड यूरेट्रिक स्टोन्स विल बी पोस्टीरियर। सिर्फ 10% गोल ब्लैडर स्टोन्स जो होते हैं वो रेडियो ओपेक होते हैं। मोस्टली गोल ब्लैडर वाले स्टोन्स रेडियो ल्यूसेंट होते हैं, यूरिक एसिड स्टोन्स होते हैं। लेकिन रीनल स्टोन्स जो हैं वो मोस्टली कैल्शियम ऑक्सैलेट स्टोन्स हैं। तो 90% केसेस में रीनल स्टोन्स आर रेडियो ओपेक। मैनेजमेंट, अगर यूरेटरिक स्टोन 5 से 6 mm से छोटा है तो ऑब्जर्व करेंगे। सिम्टोमेटिक है, अगर 5 से 6 mm साइज से बड़ा है तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट विल बी URS, ठीक है, यूरेट्रोस्कोपिक रिमूवल ऑफ द स्टोन। अगर URS फेल कर जाए या फिर स्टोन इम्पैक्टेड है तो यूरेट्रोलिथोटमी करनी पड़ेगी। तो यूरेटर में स्टोन है तो पहले हम URS करते हैं, फिर यूरेट्रोलिथोटमी करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन देते हैं यूरेटर के ऊपर टू अवॉइड द स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, ठीक है। तो यूरेट्रोलिथोटमी में इंसिजन रिक्वायर्ड होता है, लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन टू अवॉइड स्ट्रक्चर फॉर्मेशन। अब्जॉर्बेबल सुचर्स यूज होते हैं क्लोज करने के लिए। नॉन अब्जॉर्बेबल सुचर्स नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि इट विल एक्ट एज अ नाइडस फॉर नेक्स्ट स्टोन फॉर्मेशन। ब्लैडर स्टोन अगर है तो इट कैन इंक्रीज इन साइज, क्योंकि ब्लैडर कैविटी काफ़ी बड़ी है, पेन होने से पहले ही काफ़ी बड़ा हो जाएगा साइज़। 2 टाइप्स हो सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी तब होगा अगर नॉन इन्फेक्टेड यूरिन में स्टोन बन रहा है। चिल्ड्रन में मोस्टली देखने को मिलेगा, मिक्स्ड यूरेट स्टोन्स देखने को मिलेंगे, रेडियोल्यूसेंट होंगे। सेकेंडरी ब्लैडर स्टोन होगा तो रीनल स्टोन्स के बाद हो सकता है, या फिर इन्फेक्टेड यूरिन के बाद हो सकता है, या फिर ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन के बाद हो सकता है, ठीक है। तो सेकेंडरी टू समथिंग, रीनल स्टोन, इन्फेक्टेड यूरिन या ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। फोस्फेट स्टोन्स देखने को मिलते हैं, फोस्फेट स्टोन्स, यूरेट स्टोन्स इन प्राइमरी, फोस्फेट स्टोन्स इन सेकेंडरी। लेकिन कैल्शियम ऑक्सैलेट स्टोन्स भी देखने को मिल सकते हैं सेकेंडरी में, जिसको स्पाइकुलेटेड मार्जिन्स होंगे, यानी कि एनवेलप शेप्ड, जैक स्टोन्स इनको बोलते हैं। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इज पेन एंड हेमेचूरिया। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस विल बी NCCT इन ऑल टाइप्स ऑफ रीनल स्टोन्स और यूरेटरिक स्टोन्स और सिस्टिक स्टोन्स। मैनेजमेंट क्या होगी, पर यूरेथ्रा के थ्रू जाके सिस्टो यानी कि ब्लैडर लिथोटमी कर देंगे। पर यूरेथ्रल सिस्टोलिथोटमी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है। अगर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है तो फिर हम सुप्राप्यूबिक सिस्टोलिथोटमी करेंगे। कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर पर यूरेथ्रल सिस्टोलिथोटमी विल बी यूरेथ्रल स्ट्रक्चर अगर है तो नहीं कर पाएंगे यूरेथ्रा के थ्रू। अगर ब्लैडर के डाइवर्टिकुला में कोई स्टोन है तो फिर यूरेथ्रा के थ्रू नहीं करते, सुप्राप्यूबिक करते हैं। फेल्ड पर यूरेथ्रल सिस्टोलिथोटमी हो गया तो फिर हम सुप्राप्यूबिक सिस्टोलिथोटमी करते हैं। फिर है वेसिको यूरेटरिक रिफ्लक्स, यानी कि ब्लैडर से यूरेटर की तरफ यूरिन वापस जा रहा है। 3 to 5% गर्ल्स में देखने को मिलेगा, 1 to 2% ऑफ बॉयज़ में देखने को मिलेगा। लेस देन 3 months ऑफ एज है तो मोस्टली बॉयज़ में देखने को मिलेगा। अगर 3 months की एज के बाद हम देखें तो गर्ल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। कुछ अमाउंट ऑफ यूरिन जो है वो वापस यूरेटर में जा रहा है। ग्रेडिंग करते हैं फिर 1 2 3 4 5 बेस्ड ऑन IVU एंड MCU। IV मतलब इंट्रावीनस यूरोग्राम, MCU मतलब मिक्चुरेटिंग सिस्टो यूरेथ्रोग्राम,
सिस्टो यूरेथ्रोग्राम। ग्रेड 1 में क्या होता है कि सिर्फ यूरेटर में ब्लड गया हुआ होता, यूरिन गया हुआ होता है। ग्रेड 2 में यूरेटर और कैलिसिस दोनों में यूरिन दिखता है। ग्रेड 3 में दोनों में दिखता है और माइल्ड डायलिटेशन देखने को मिलती है, ठीक है। ग्रेड 4 में डायलिटेशन बढ़ जाती है और ग्रेड 5 में और ज़्यादा बढ़ जाती है। सो ग्रेड 1 में रिफ्लक्स इनटू नॉन डायलेटेड यूरेटर, ग्रेड 2 में रिफ्लक्स इनटू द पेल्विस बट नो डिस्टेंशन इज देयर, ग्रेड 3 में माइल्ड डिस्टेंशन इज प्रेजेंट, ग्रेड 4 में ब्लंटिंग ऑफ द कैलिसेस एंड टॉर्चुअस यूरेटर, ग्रेड 5 में सीवियर डिस्टेंशन ऑफ द यूरेटर अलॉन्ग विद लॉस ऑफ पैपिलरी इंप्रेशंस। क्लिनिकल फीचर्स क्या रहेंगे अगर रिफ्लक्स हो रहा है तो? पाइलोनेफ्राइटिस विल हैपन इन द किडनी, पेन, फीवर, रिकरेंट यूटीआई विल बी सीन, if not managed properly it can cause renal scarring as well. Chronic pyelonephritis and hypertension are the complications. Grade 5 VUR मैनेजमेंट विल भी, अगर ग्रेड 1 to 3 है तो एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस देते हैं ताकि इन्फेक्शन ना हो, पायलोनेफ्राइटिस ना हो। इन मेजोरिटी इट सबसाइड्स विद टाइम। ग्रेड 4 और 5 है तो एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस के साथ कुछ इंटरवेंशंस करने पड़ेंगे, या तो एंडोस्कोपिक मेथड्स करने पड़ेंगे या फिर ओपन सर्जिकल मेथड्स यूज़ करने पड़ेंगे। एंडोस्कोपिक मेथड्स जो हैं वो स्टिंग एंड हिट प्रोसीजर है। स्टिंग में क्या करते हैं, सब यूरेट्रिक टेफ्लॉन इंजेक्शन, यूरेटर के अंडर वॉल के अंदर टेफ्लॉन का इंजेक्शन कर दिया जिसके कारण रिफ्लक्स ना हो। सो स्टिंग प्रोसीजर या फिर हाइड्रोडिसेक्शन इम्प्लांटेशन टेक्निक कैन ऑल्सो बी यूज्ड, हिट टेक्निक, स्टिंग एंड हिट एंडोस्कोपिक मेथड्स फॉर ग्रेड 4 and 5। या फिर ओपन सर्जिकल मेथड्स कर सकते हैं जिसमें कि री इम्प्लांट करते हैं यूरेटर को, जिसको बोलते हैं लेड बेटर पोलिटैनो टेक्निक फॉर वेसिको-यूरेट्रिक रिफ्लक्स, ठीक है। एंड दिस इज ऑल अबाउट किडनी पार्ट 1।